चलो भाई शुरू करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली शुरू करते हैं अब हम। नाइट्रोजन फैमिली की पीडीएफ तो मिल गई होगी भाई सबको। आ रही है ऐसा। चलो भाई। हाँ भाई स्पंदन पीडीएफ तो मिल गई थी। चलो देखो यही थी पीडीएफ हमारी। तो हमें शुरू करना है नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15। ठीक है। क्या क्या एलिमेंट है इसमें पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है और बिस्मुथ है। चलो जी। स्टार्टिंग के जो दो हैं वो तो है नॉन मेटल। बीच के दो जो हैं वो है मेटेलॉइड्स। और जो लास्ट का है वो है मेटल। चलो जी। आप सब जानते हैं, एक रोता हुआ बच्चा भी जानता है कि नाइट्रोजन तो गैस है और लेकर फास्फोरस से बिस्मिथ तक, फास्फोरस से बिस्मिथ तक ये सब सॉलिड है। ठीक। फास्फोरस के कई टाइप आते हैं। व्हाइट फास्फोरस आता है, रेड फास्फोरस आता है, ब्लैक फास्फोरस आता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फास्फोरस की कौन कौन फॉर्म आती है। वो सब चीज इसमें लिखी हुई है। जो ये तीन है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं ना। पॉलीमर्स के फॉर्म में इनकी पॉलीमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में मिलती है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलती है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। चलो जी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इजी इजी चीज है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने की जरूरत भी नहीं है, वही है सारा। क्या याद रखना है? एक तो आर्सेनिक का ध्यान रखना है जहां से डी की शुरुआत हुई है, और एक बिस्मिथ का ध्यान रखना है जहां से एफ की शुरुआत हुई है। चलो। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो घटेगी। मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मुथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस लास्ट में एक्सेप्शन है थोड़ा, क्योंकि बिस्मिथ के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग एंटीमनी के बराबर हो जाती है। बाकी ऊपर से नीचे जाने पर आपको डिक्रीज होती हुई नजर आ रही होगी। चलें जी। तो बताएं स्पंदन इस पेज पे कोई दिक्कत? सारा आसान है, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं आया, एक सिंगल। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, एक्सेप्शन, नंबर ऑफ एक्सेप्शन कम होते जाएंगे। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन थे बोरोन फैमिली में। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज। ये थोड़ा बड़ा भी है भाई चैप्टर, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करना है। कोवेलेंट रेडियस की बात करें भैया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप में ऊपर से जाने पर बढ़ेगी, कोई एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडियस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्टार्टिंग के तीन है, जो स्टार्टिंग के तीन है ये एन नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि N-3, P-3, A-3, मतलब ये बनाते हैं एनायंस। जो स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो लास्ट के दो हैं एंटीमनी और बिस्मिथ, ये कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी बात तो कंफर्म है, जाहिर सी कि एनायन की रेडियस ज्यादा होगी, कैटायन की रेडियस कम होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक रेडियस आर्सेनिक तक तो बढ़ती है, क्योंकि सारे एनायंस बनाते हैं। फिर उसके बाद घटना घटना शुरू हो जाती है ना। फिर एंटीमनी की जब क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर बिस्मिथ की क्या, बिस्मिथ की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है भाई। बिस्मिथ की थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बिस्मिथ में एक नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, एंटीमनी में नंबर ऑफ शेल कम है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है ऑर्डर, इसको करेक्ट कर लेना। बिस्मिथ आगे आ जाएगा और एंटीमनी पीछे चला जाएगा। तो ऑर्डर कैसा आ जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। ठीक है। लेकिन इसका आपको याद रखना कि ऊपर से नीचे जाने पर बड़ी घटेगी, है ना। लेकिन एंटीमनी और आर्सेनिक में याद रखना कि आर्सेनिक की ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कैटायन है और ये एनायन है, और एनायन की रेडियस कैटायन से ज्यादा होती है। ठीक है जी। और फिर बिस्मिथ की तो ज्यादा होगी, क्योंकि एक शेल उसमें ज्यादा आ गया। तो यहाँ पर ये वाला साइन लगता तो ज्यादा बेस्ट रहता, ऐसे करके। फिर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है जी? बात करते हैं मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट की।
मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन तो भैया गैस ही है, तो कोई रोता हुआ बच्चा भी बता देगा। फास्फोरस सॉलिड है, तो कोई रोता हुआ बच्चा बता देगा सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या गैस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आर्सेनिक एक नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट नेटवर्क है, बहुत जबरदस्त नेटवर्क होता है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका ही है। तो आपने देखा होगा कि आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है, फिर घटना शुरू हो रहा है एंटीमनी का, बिस्मिथ का, फिर घटना शुरू हो रहा है, ठीक है। और सबसे कम होगा हमारा बिस्मिथ का, है ना, क्योंकि ऊपर से जाने पर साइज बढ़ रहा है। और एंटीमनी में क्या होगा, साइज कम होगा, बिस्मिथ का साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग थोड़ा वीक होगी, एंटीमनी का साइज कम होगा तो बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी। तो एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट बिस्मिथ से ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड आर्सेनिक ही है। फिर इसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी में नो सिंगल एक्सटेंशन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है। हमें पता है कि मास तेजी से बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, तो मास का इफेक्ट सीधा सीधा डेंसिटी पर आएगा, तो डेंसिटी भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो बताओ जी, ये वाला पेज क्लियर है क्या, स्पंदन? हाँ भाई, वरुण शर्मा। यस सर, यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, फटाफट मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोई इतनी टफ नहीं है, आसान है सारी। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी -3 से 5 तक वेरी करती है नाइट्रोजन फैमिली की। कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो होती है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर किसी की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, अगर किसी की मिनिमम ऑक्सीडेशन निकालनी हो तो क्या करो, 8 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि 5 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा जी, -3। यानी कि जब भी आपको किसी ग्रुप के एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो जितने उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो उनको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और अगर मैक्सिमम निकालनी हो तो जितने उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम के बराबर होगी। और नाइट्रोजन, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ ऑक्सीजन फैमिली की मिनिमम बताओ, तो ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम तो +6 हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट में +6 है। ऑक्सीजन की मिनिमम बतानी तो 6 - 8 -2 हो जाएगी, तो मिनिमम होगी -2, मैक्सिमम होगी +6। अब आगे मूव करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन, ये कॉमन है जो जनरली शो होती है -3, +3 और +5, ज्यादातर आपको ये मिलेंगी। All elements show -3 oxidation state, but stability of -3 oxidation state decrease as we move from top to bottom due to increase in metallic character। मैंने आपको बताया होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद आया होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके याद आया होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होती चली जाती है। जैसे ऊपर वाले -3 दिखाना पसंद करेंगे, है ना, लेकिन नीचे जैसे जैसा आएगा वो प्लस दिखाना शुरू पसंद करेंगे, ठीक है जी। तो हमारा ये इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि ऊपर से जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय लॉस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। भाई नाइट्रोजन तो लेना प्रेफर करेगा, -3 दिखा देगा, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अगर आप बिस्मिथ की बात करें उसमें सोचेगी -3 दिखाएगा, नहीं दिखाएगा भाई। अरे बिस्मिथ के अंदर मेटालिक कैरेक्टर है, ये लॉस करना ज्यादा फेवर करेगा, इसलिए प्लस शो करेगा ये, यानी कि नेगेटिव वाले जो है ऊपर वाले शो करेंगे। और बात करूं +3 और +3 ऊपर वालों की और +3 नीचे वालों की, किसकी स्टेबल होगी, ऊपर वालों की, है ना। नीचे वालों की क्यों स्टेबल नहीं होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो समझाया था मैंने। फिर आगे चले, नाइट्रोजन कैन शो, इसमें लिखा है नाइट्रोजन कैन शो +1 +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट विद ऑक्सीजन। जैसे कि N2 में देख रहे हो आप +1 आ रही है, NO में आ रही है +2 आ रही है, NO2 में आ रही है +4 आ रही है। फास्फोरस कैन शो +1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सी एसिड, +1 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है। ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम। अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, मतलब +3 है, तो इसका मतलब वो बढ़ा भी सकता है, +5 भी कर सकता है, घटा भी सकता है, +2 भी कर सकता है। इस वजह से नाइट्रोजन की +3 वाले जो होंगे वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाई हुई थी टाइप ऑफ रिएक्शन में। देखो एक बार बढ़ा के 5 कर लेगा, एक बार घटा के 2 कर लेगा। नीचे आओ,
all intermediate oxidation और phosphorus disproportion in acidic as well as in basic medium, लेकिन phosphorus की जो disproportion होगा acidic medium में भी होगा और basic medium में भी होगा। ठीक है जी। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो स्पंदन और वरुण आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आप पूछ सकते हैं। उसमें नहीं बताया था मैंने तुम्हें, कार्बन फैमिली में भी तो बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अरे तुम दो ही तो हो, उस दिन तो मैंने क्लास, जब तुम दोनों में से एक नहीं आता मैं तो क्लास ही नहीं लेता। अच्छा तब क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है भाई, आप ऐसा समझो। वैसे तो इसमें है पीरियोडिसिटी में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है, जैसे कि आप नाइट्रोजन को ही लो, ये रहा नाइट्रोजन, और बिस्मिथ को ले लो, लास्ट वाले बिस्मिथ को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। आउटर मोस्ट का कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, इसका कन्फिग्रेशन होगा आउटर मोस्ट का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, 2s2 2p3 ये होगा जी। हाँ आउटर मोस्ट में 5 होंगे। इसका क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ 2 3 4 5 6, इसका होगा 6s2 6p3। तो कहने का मतलब ये है, बिस्मिथ का जो है जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, आप जानते हो क्यों। अरे बिस्मिथ के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, हाँ जी आ गए, जिनकी शील्डिंग पुअर होती है, हाँ जी होती है। तो बिस्मिथ का न्यूक्लियस क्या करेगा, जो बाहर के पी के इलेक्ट्रॉन है वो और एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि इनके बीच में डी इलेक्ट्रॉन आ गया है, डी वाले जिनकी शील्डिंग खराब है, तो बिस्मिथ का न्यूक्लियर एस के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख लेगा बहुत मजबूती से, इन वाले इलेक्ट्रॉन को। तो बिस्मिथ +3 तो आसानी से शो कर देगा क्योंकि आउटर मोस्ट का पी है, लेकिन +5 शो करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, 3 भी आसानी से शो कर देगा और 5 भी आसानी से शो कर देगा, क्योंकि 3 भी निकल जाएंगे 5 भी निकल जाएंगे, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं है, सबसे ऊपर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इन पी को निकालना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एस ज्यादा पास है ना न्यूक्लियस के, तो इन पर अट्रैक्शन ज्यादा है। इन पे अट्रैक्शन कम है, तो ये 3 तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन इन एस को निकालने के लिए हालत खराब हो जाएगी, जिस वजह से ऊपर से नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो बढ़ती है और हायर की घटती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन +3 और बिस्मिथ +3, तो बिस्मिथ +3 में ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन नाइट्रोजन 5 और बिस्मिथ 5, अब नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बिस्मिथ 5 दिखाने में हालत खराब हो जाएगी। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब क्या कर रहा है, बिस्मिथ का बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, बिस्मिथ का बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन एस को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है, मतलब इनको इनर्ट कर रहा है। इनर्ट, इनर्ट बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब इनकी नेचर को इनर्ट बना रहा है, तो इसे इसलिए इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आज स्पंदन, चलो नेक्स्ट पेज आ जाओ। अब है जी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत आसान है। एलिमेंट्स फॉर्म A2O3 E2O3 E4 एलिमेंट्स, E2O5, या तो E2O3 बनाएगा या E2O5 बनाएगा। टाइप ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म लोअर ऑक्सीडाइ ऑक्साइड, जैसे कि NO भी बना लेता है नाइट्रोजन, N2 भी बना लेता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पाई बॉन्ड, है ना। भाई नाइट्रोजन तो NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके वो बनाएंगे P2O3 या फिर P2O5, इस टाइप के, है ना। फास्फोरस पीओ नहीं बनाएगा, क्योंकि फास्फोरस जब पीओ बनाएगा तो पाई बॉन्ड जो बनेगा वो फास्फोरस के 3p में और ऑक्सीजन के 2p में बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नाइट्रोजन के 2p और ऑक्सीजन के 2p वाला, इसलिए NO और N2 आसानी से एग्जिस्ट कर जाते हैं। बाकी सब P2O3 और P2O5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विस्फित, नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन
N2O3 N2O5 में भी एग्जिस्ट करेगा, प्लस NO और N2O में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो OO 2P के बीच में बनेगा, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो हमारी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अब आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं भाई, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NH3 PH3 SS3 SbS3 BiS3, कोई बच्चा भी बता देगा। चलो लिखा हुआ भी है, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म H3E टाइप ऑफ कंपाउंड, जहां पर एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो सबसे पहले देखो किसका ऑर्डर निकाला गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। इनकी बॉन्ड लेंथ, जाहिर सी बात है जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। फिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, जिसका बॉन्ड सबसे छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। फिर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये आ रहा है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल जो होगा वो होगा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखते हैं क्या आ रहा है, रिड्यूसिंग। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा, यार ये तो उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा ही लिखा है यार, मुझे लग रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये उल्टा ही है भाई, ये थोड़ा ठीक कर लेना यार, है ना। ये ना बताया भी था एक क्लास में, सीधा है ये, ऐसे करके है ये ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, जाहिर सी बात है जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए होंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स, अरे वो उसमें लगता है आयनिक कंपाउंड में। अजांस रूल तो आयनिक कंपाउंड के लिए है ना, कोवलेंट के लिए थोड़ी है। कहीं भी मत लगाओ ना, जो फजांस रूल है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए, और आयनिक कंपाउंड एस ब्लॉक वाले बनाते तो वहां लगाओ, एस ब्लॉक वालों में लगेगा, बस फजांस रूल यहाँ नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का देख लेते हैं भाई। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो सामने वालों को रिड्यूस करेगा। तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। चलो जी, तो ये ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग नेचर की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो बिस्मिथ माइनस, हाँ तो सही है। तो ऊपर नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट जो होगी वो बढ़ेगा। कैसे भाई, कहाँ गया भाई, देखो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर बढ़ेगा। क्यों, आप ऐसे सोचिए, NH3 के अंदर देखिए, NH3 और BiS3 दो का एग्जांपल लें, है NH3 और BiS3। तो नाइट्रोजन NH3 - 3 में है, बिस्मिथ भी -3 में है, ठीक है। तो बताओ, अच्छा नाइट्रोजन को तो कोई दिक्कत नहीं है -3 में रहने में, लेकिन बिस्मिथ को थोड़ा दिक्कत है। क्यों यार, बिस्मिथ का करेक्टर जो है मेटालिक है, तो बिस्मिथ प्रेफर करेगा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव करना, तो इसलिए बिस्मिथ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि नाइट्रोजन -3 में भी कंफर्ट है ना, लेकिन बिस्मिथ कंफर्टेबल नहीं है -3 में, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बिस्मिथ का ज्यादा है। तो जिस वजह से बिस्मिथ जल्दी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। नाइट्रोजन इतनी टेंडेंसी नहीं रखेगा, जिस वजह से ये अगर खुद को ऑक्सीडेशन कराएगा तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा। मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, BiS3। बेकार रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, NH3। बताएं जी, स्पंदन एंड वरुण। चलो अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये नीचे लिखा है भाई। एक रोता हुआ बच्चा भी बता देगा कि NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी सब के अंदर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NH3 का आना है। और उसके बाद आप ऑर्डर निकालोगे वॉन्डरवॉल फोर्स की ऑर्डर के हिसाब से आएगा, और वॉन्डरवॉल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर वेट।
यानी कि मोलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वॉन डेर वाल फोर्स वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो आप देख लो मोलिकुलर वेट NH3 के बाद, NH3 का तो सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि NH3 के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वॉन डेर वाल से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो NH3 तो सबसे आगे। बाकी सबको किस ऑर्डर में लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट। किसका ज्यादा है? SbS3, ACH3, PH3, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट देखो, जब NH3 लिक्विड फेस में होती है तो होता क्या है, उसमें फ्लिपिंग होती रहती है। लिखा हुआ है NH3 फ्लिप। फ्लिप मतलब ऐसा ऐसे नहीं होता, बारिश के दिनों में छाता ऐसा होता है, छाता ऐसा होता है हमारा, ऐसा होता है ना छाता। लेकिन जब हवा चलती है तो छाता पलट जाता है, तो पलटने पर कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है। इसको बोलते हैं फ्लिप होना। तो ऐसी ही नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर भी फ्लिप होती रहती है लिक्विड फॉर्म में। कैसे भाई? ये हुआ अमोनिया, सॉरी, ऐसे अमोनिया आया लोन पेयर ऊपर, और अगले ही पल ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैं यहाँ सीधे दोबारा से ठीक से बना देता हूँ। फ्लिपिंग कैसे होती है अमोनिया की मोलिक्यूल्स में? फ्लिपिंग होती है देखो ऐसे, ये अमोनिया का मोलिक्यूल H H H, ये लोन पेयर, और ये फ्लिपिंग होकर कैसे जाए, कैसे कन्वर्ट हो जाता है? N, उल्टी हो जाएगी स्ट्रक्चर ये रही। तो मुझे बताओ, अगर ये फ्लिपिंग होगी लिक्विड फॉर्म में, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव होगा? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड तो इफेक्टिव नहीं होगा। मान लो अगर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, तो अब ये H ऊपर पहुंच जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर से बनेगा फिर वो नीचे आ जाएगा फिर टूट जाएगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अगर फ्लिपिंग हो रही है ना। इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा जितना मेल्टिंग पॉइंट में पड़ा था, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में तो सॉलिड फॉर्म में थी, और वहां पे तो मॉलिक्यूल एक जगह रुके हुए हैं, और एक जगह रुके हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये यही स्ट्रक्चर रिवर्स होगी स्ट्रक्चर, तो होगा क्या? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ऊपर पलटा ये बॉन्ड टूट गया फिर ऊपर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी पावरफुल नहीं दिखाई दे रही है। तो अब होता क्या है, NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है, हालांकि सबसे ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग परसेंट है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड फॉर्म में। तो एक पीछे आपको कर देना है, बाकी वही ऑर्डर लगा देना है। सिर्फ एंटीमनी को से पीछे कर देना है इसको, बाकी का वही ऑर्डर लगा देना, क्योंकि अब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। पहले बहुत इफेक्टिव थी तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में थी। लिक्विड फॉर्म में आई, फ्लिपिंग शुरू हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कमजोर हुई, तो एंटीमनी से पीछे आ जाएगा, एंटीमनी आगे लग जाएगा। बताओ जी, स्पंदन एंड वरुण क्या कहते हो? स्पंदन एंड वरुण, क्या ख्याल है? समझ आ गया। तो आपको ये करना, बॉइलिंग पॉइंट में एक पीछा कर देना है। हाँ भाई, स्पंदन क्या क्या कैसे याद करोगे? मल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में किस लॉजिक से याद करोगे? लॉजिक क्या है? लॉजिक, लॉजिक और सॉलिड, तो सॉलिड फॉर्म में भी तो सॉलिड फॉर्म में भी तो हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं हो रही? हाँ, मॉलिक्यूल रुके हुए हैं, ये करी ना बात पते की। चलो आगे देखो। अब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अरे भाई बहुत आसान है। हेलोजन लिखा है, ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद हेलोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद हेलोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म पेंटाहेलाइड। भाई सब तो हेलोजन से रिएक्ट करके पेंटाहेलाइड बनाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन NCl3 बनाएगा, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है भाई? NCl5 नहीं बनेगा, NCl3 बनेगा, ऐसा क्यों भाई? हाँ, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना, ताकि अपनी वैलेंसी एक्सपेंड कर सके। ठीक है भाई स्पंदन। देखो देखो ऐसे देखो ना भाई, आप ऐसे देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3।
2D तो होगा नहीं, नहीं होगा। देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही तो बॉन्ड बना सकता है। बताओ 5 कैसे बने, 5 कैसे बनेंगे बताओ मुझे। लेकिन फास्फोरस में 3D आ जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब मार के आगे चले जाएंगे तो 5 भी बना सकता है। ठीक है, चलो। ओनली नॉन पेंटालाइट्स ऑफ बिस्मिथ इज Bi5। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम, अच्छा बिस्मिथ का जो पेंटालाइट नॉन है वो सिर्फ Bi5 है ना, जो नॉन है हमें। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ट्राई, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ट्राई, सारे के सारे ट्राई हैलाइड बनाएंगे, पेंटालाइट नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। और बिस्मिथ का सिर्फ एक पेंटालाइट नॉन है जो कि BiF5 होता है, एक्सेप्ट NF3। NF3 को छोड़कर NCl3, NBr3, Ni3 आर एक्सप्लोसिव, सबके सब विस्फोटक पदार्थ हैं। अगर सबको आपने गर्म करने की हिमाकत करी तो बम धमाका हो जाएगा। सिर्फ किसको छोड़कर, NF3 को छोड़कर। NF3 को छोड़कर सारे के सारे एक्सप्लोसिव हैं। कौन कौन से, NCl3, NBr3, Ni3 आर एक्सप्लोसिव। ठीक है। NCl3 को जब गर्म करते हैं तो इस टाइप से रिएक्शन होगी भाई, N से नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, Cl से Cl2 मिल जाएगी, और बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, मतलब एक्सप्लोसिव होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, अरे मेटल से तो, मेटल से रिएक्शन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मेटल से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइट जब बनेगा तो बनेगा M प्लस, मतलब जो रिएक्शन होगी वो बनेगा M+X E-3। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल भी हो गया। मेटल से रिएक्शन नहीं करी, ई लिया, मेटल पे चार्ज +X आएगा, ई पे चार्ज -3 आएगा, क्योंकि ये -3 अपने पे चार्ज क्रिएट करेंगे। मैंने बताया भी था कि नाइट्रोजन -3 अपना आप आसानी से ला सकता है ना। मेटल लो आप मैग्नीशियम, वो किस पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो बताओ, अच्छा आप ऐसे समझो, मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा दो तो बताओ क्या बनेगा, बताओ, चलो तुम खुद ही बताओ। बस सिंपल सी बात है, Mg3N2 बन जाएगा। क्यों, नाइट्रोजन -3 ले आएगा, मैग्नीशियम +2 ले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई Mg3N2। बताओ जी, स्पंदन आगे बढ़े। बोलो, स्पंदन। फास्फोरस, ये बनेगा मैग्नीशियम फास्फाइड, Mg3P2। मतलब, हाँ जनरली वो नहीं होगा, लेकिन मैं, जो ऊपर वाले होंगे वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, मतलब होगा तो नहीं, लेकिन इतना तो आप बोल ही सकते हो ना कि मैग्नीशियम का मेटेलिक करेक्टर तो बिस्मिथ से ज्यादा है ही ना। बिस्मिथ इतना ज्यादा थोड़ी ना हो गया मेटल कि जो मैग्नीशियम से आगे निकल जाएगा, इतना भी थोड़ी ना हो गया है। बन तो जाएगा Mg3Bi2, लेकिन इतना इफेक्टिव फॉर्मिंग नहीं होगी जितना इफेक्टिव नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ होगी, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि सबसे सबसे ज्यादा मेटल करेक्टर तो एस ब्लॉक वाले हैं ना, ये भी तो होता है ना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घटता है। चलो, हाँ भाई, अब रिएक्शन आओ। ये रिएक्शन वरुण पे तो सारी आती होंगी, वरुण को तो मैंने सिखाई है। हाँ भाई, वो ये सब टाइप ऑफ रिएक्शन वाली। हाँ भाई स्पंदन, तुमने पढ़ा है टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ। अमोनियम के जो सॉल्ट होते हैं, देखो अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब हीट करोगे तो देखो क्या क्या बनेगा। पहले तो इसको थोड़ा सा याद करो। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करोगे, देखो अमोनियम के साथ अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आप जानते होगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज किया जा रहा है। तो अमोनियम के साथ जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए एनाइनिक फॉर्म में, तो वहां पे आपको नाइट्रोजन गैस निकाल देनी है। ठीक है भाई स्पंदन, कोई भी नाइट्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, वहां पे आपको नाइट्रोजन गैस निकाल देनी है। जैसे कि डाइक्रोमेट आ गया, जैसे कि मैग्नेट आ गया, अमोनियम पर मैग्नेट आ जाए तो वहां नाइट्रोजन गैस निकाल दो। चलो जी, तो नाइट्रोजन गैस निकाल दी।
बाकी इसमें Cr2O3 बन जाएगा, बाकी इसमें बनेगा Cr2O3, ये बनता हुआ दिख रहा है आपको Cr2O3 इधर, और पानी तो आपको निकालना ही निकालना है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्या होता है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जेईई मेंस में पूछी है। तो अमोनियम के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहले आप अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस निकालो, और जहां भी डाइक्रोमेट दिखता है वहां Cr3 तो निकलना ही निकलना है, मतलब Cr2O3 तो निकलना ही निकलना है। और बाकी H बचा वो किस फॉर्म में जाएगा, वो वाटर फॉर्म में चला जाएगा। आगे चलो, अगली वाली इस वरुण ने सारी पढ़ी होंगी, वरुण को मैंने सारी पढ़ा दी वैसे ये। अगली वाली कैसे याद रखें, अगर अमोनियम के साथ कोई ऐसा नेगेटिव पार्ट आता है जिसका जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, जैसे कि NO2 आ रहा है यहाँ पे, NO2 माइनस आ रहा है, सेंट्रल एटम क्या है इसका, नाइट्रोजन। तो इसका प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये है कि नाइट्रोजन की दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वो बना दो। अच्छा, -3 और +3 का एवरेज कितना आएगा, -3 और +3 का एवरेज 0 आएगा। इसका मतलब जो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। बोल तो सोचो, नाइट्रोजन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट कौन सा है, तो कोई बच्चा भी बता देगा। N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, 0 वाला बनाना है। और बाकी H वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, ये भी कोई बता देगा। अब आप सोचो अमोनियम नाइट्रेट, फिर से वही सोचो, अमोनियम के साथ नेगेटिव पार्ट नाइट्रेट, इसका सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, दोनों की ऑक्सीजन स्टेट निकाल दी, एक में -3 आई, एक में +5 आई, दोनों का एवरेज दिया +1 आई। इसका मतलब नाइट्रोजन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, N2O बन जाएगा, क्योंकि N2O के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और बाकी बाकी वाटर बन जाएगा। आप सोचो ऊपर वाली रिएक्शन कैसे, भैया ऊपर वाली रिएक्शन तब होगी जब आप स्ट्रांगली हीट कर दोगे। तो जो N2O होता है ना, ये भी टूट कर क्या देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी वाटर तो प्रेजेंट है ही। तो अगर इसे स्ट्रांगली हीट किया जाए तो N2O2 वाटर, और सिर्फ स्लाइटली हीट किया जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर तो N2O मिलेगा और 2H2 मिलेगा। इसको कैसे याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज वाली मिलेगी। बेरियम एजाइट, वरुण को ये भी बताया था मैंने, बेरियम एजाइट और सोडियम एजाइट, है ना। ये कैसे याद रखोगे, अरे भाई जो कार होती है, कार कार का जो स्टेयरिंग होता है, कार का जो स्टेयरिंग होता है, कार का स्टेयरिंग बहुत मोटा होता है बीच में से, आपने देखा होगा यहाँ से, ये यहाँ कार का स्टेयरिंग बहुत मोटा होता है। अरे इसके अंदर एयर बैग फिट होता है, एयर बैग, एयर बैग क्यों लगा होता है भाई, अरे एक्सीडेंट हो जाए तो जो ड्राइवर यहाँ बैठा है सीट पर, उसका सर आगे जाके ना लगे। तो जैसे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, गाड़ी जब किसी से टकराती है तो गाड़ी के जो बोनट होता है आगे का, यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, तो ये सेंस करते हैं और सिग्नल यहाँ पहुंचाते हैं स्टेयरिंग तक, और स्टेयरिंग के अंदर एयर बैग होता है, वो तुरंत खुल जाता है और बैलून सा फूल जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर का जो सर है वो स्टेयरिंग में या शीशे में लगने से बच जाता है, और उसको सर में चोट लगने से बच जाती है। तो एयर बैग का आजकल यूज एक्सीडेंट में सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। और उस एयर बैग के अंदर, उस एयर बैग के अंदर क्या भरा होता है, उस एयर बैग के अंदर बेरियम एजाइड भरा होता है या फिर सोडियम एजाइड भरा होता है। जैसे सेंसर लगते हैं वो हीट थोड़ा सा प्रोवाइड करा देते हैं। अब बोलोगे सर हीट कहाँ से आएगी, अरे गाड़ी गर्म हो रही है, बोनट के अंदर दुनिया भर की हीट है, वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो बेरियम मेजाइड फुल रिएक्शन करता है, डिकम्पोज आता है, क्या बनाता है, बेरियम और नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस जैसे ही निकलती है तो एयर बैग जो लगा है इतना बड़ा गुब्बारा, उसके अंदर नाइट्रोजन भर जाती है, नाइट्रोजन भर जाती है तो ड्राइवर का सर इस गुब्बारे से टकराता है और सर में चोट लगने से बच जाती है। या तो आप बेरियम मेजाइड भर लो या सोडियम मेजाइड भर लो, बताओ जी स्पंदन। हाँ ना, हाँ ये प्योर मेटल बनता है। अब इसमें फर्दर कुछ चीज और मिला देते हैं, जैसे कि भाई सोडियम तो बहुत हाईली रिएक्टिव है ना, मेटल है ना। तो पता क्या करते हैं, इसमें सिलिकेट वगैरह मिला देते हैं, है ना। पहले तो मिलाते हैं, देखो पहले तो मिलाते हैं सोडियम नाइट को, पहले मिलाते थे सोडियम नाइट्राइड, देखो मैं बता रहा हूँ इनको, इनको निष्क्रिय डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है सोडियम, भाई सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है, ये आग पकड़ लेगा। तो इसमें सोडियम नाइट्रेट भी रख देते हैं, NaNO2। सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में ये जो सोडियम है वो रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम ऑक्साइड, Na2। ठीक है, अब Na2O के अंदर फिर
सिलिका डाल देते हैं SiO2, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। मतलब अल्टीमेटली जो सोडियम है लास्ट में सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सोडियम सिलिकेट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनरिएक्टिव चीज सब्सटेंस है, यानी कि जो सोडियम बनने वाली चीज है वो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो वो भी खत्म हो जाता है हमारा। तो ये भी एजाइड के साथ, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड के साथ सोडियम नाइट्राइड और सिलिका का मिक्सचर भी रखा जाता है, जैसे कि बेरियम और सोडियम बने जो कि हाई रिएक्टिव है, तुरंत इससे रिएक्शन करके लास्ट में सिलिकेट बना लें, और सिलिकेट बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, तुरंत बन के नीचे बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है भाई। अगले अगले पेज पे लिखा हुआ भी है ये बात, अभी आगे पेज पे आएगी। दूसरा, अरे ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, अमोनिया गैस क्लोरीन में एक्सेस में पास करा दो, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल के बाहर हो जाएगी, काम खत्म। देखो आगे आई भी ये रिएक्शन, मैं बता आगे लिखा हुआ वही सोडियम एजाइड वाला, देखो जो मैंने बताया। नाइट्रोजन गैस बनी, सोडियम की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराई, सोडियम ऑक्साइड बना, और N2 तो बनी गई, N2 और मिल गया हमें, फायदा हो गया। और सोडियम ऑक्साइड जो बना इसकी फर्दर सिलिका से रिएक्शन करा दी और सोडियम सिलिकेट बन के, जो कि बहुत अनरिएक्टिव मेटल है, कुछ भी नहीं उखाड़ने वाला इसका। सही है भाई। कार है तुम्हारे स्पंदन? कौन सी कार है? फोर्ड? हाँ तुम्हारे तो तगड़ी कार है तुम्हारे पास, उसकी स्टेयरिंग में जाके देखना, उसका स्टेयरिंग मोटा सा होगा ना। हाँ एयर बैग है ना, इतना तो पता ही होगा। दोनों तरफ है, एक तरफ है? बोलो यार, तो अच्छी कार है, इसका मतलब चारों तरफ है। यानी कि जो बेकार से बेकार कार भी आती है ना, उसमें भी स्टेयरिंग में लगा होता है, और जो अच्छी कार है उसमें चारों सीट पे मिलेगा आपको। वरुण कह रहा है सर मेरे पास हवाई जहाज है, मेरे पास कार नहीं है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ तुम्हारे पास भी है कार वरुण। कौन सी है? एल्टो में भी होगा पक्का। टीटीओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपलसरी कर दिया है, कार की कंपनी को ऑर्डर देकर कहा कि भाई सारी कार में लगाएं, चाहे बिल्कुल सस्ती से सस्ती कार भी हो ना, सब में कंपलसरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एयर बैग, क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है ना, इसलिए। तो देखो चलो प्रॉपर्टीज देखो भाई। भाई नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ है, कोई कलर दिखाई देता है नाइट्रोजन का स्पंदन? वरुण बोल रहा है हाँ सर गुलाबी कलर होती है नाइट्रोजन की। अरे भाई वरुण यार, हमारे 79% है नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में, कहाँ गुलाबी कलर दिखाई देता है? हाँ कलर भाई कलर लेस होती है, कोई स्मेल भी नहीं आती, ऑर्डर लेस भी होती है। भैया डायमैग्नेटिक तो बताने की जरूरत नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होती है, और देखो सबसे ज्यादा इनर्ट गैस है यार, तभी तो एटमोस्फेयर के अंदर 79% पाई जाती है, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करती। आगे चलो। वेरी लेस इंसोल्यूबल इन वाटर, पानी में भी सोल्यूबल नहीं है भाई, तभी तो एटमोस्फेयर के इतने अंदर ज्यादा है। समुद्र है, समुद्र के अंदर भी नहीं घुलती, एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। आगे रिएक्शन भाई भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगली दोनों रिएक्शन। लिथियम तो नाइट्राइड बनाता है, क्या सोडियम नाइट्राइड बनाएगा? एस ब्लॉक की आता है। बस तो चलो आगे। आगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से अमोनिया बना लेगा, NO बना लेगा, NCl। ये तीनों बताने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलो। नाइट्रोजन का यूज कहाँ का है? नहीं मतलब प्रेफर जो होती है वो मतलब पहले NO का ही फॉर्मेशन होता है, नाइट्री NO का, इस रिएक्शन में NO ही बनती है, ठीक है ना। चलो वो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन किस किस में यूज होती है भैया, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में, नाइट्रोजन गैस को टायर्स में भी भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को रेफ्रिजरेटर में भी भरा जाता है ना, रेफ्रिजरेशन में भी नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, ये नाइट्रोजन गैस के यूज हो जाएंगे हमारे। हाँ भाई ये पेज में कोई दिक्कत इस पेज में? हाँ भाई।
हाँ वो नुकसान, वो पोल्यूट करते हैं ना, ओजोन लेयर को खराब करते हैं, इसलिए आज अब यूज नहीं किए जाते वो। अब यूज की जा रही है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही यूज नहीं की जाती, बहुत सारी और गैसेस भी हैं, मतलब नाइट्रोजन उनमें से एक है। हाँ, नाइट्रोजन उनमें से एक है। फ्रियोन इसलिए यूज नहीं किया जाते भाई, फ्रियोन में खतरनाक ये चीज होती है, जब उन्हें फ्रिज में से निकाल के बाहर फेंका जाता है तो वो डिकम्पोज होकर ओजोन लेयर जो है हमारी एटमोस्फेयर, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब फ्रियोन को बैन कर दिया गया है। हाँ, वो उसको बैन कर दिया। ठीक है, इसलिए उसका यूज ज्यादा प्रेफर नहीं है। तो हमारा ये नाइट्रोजन लगभग क्लियर है। और N2+O2 को आप याद रखना कि N2O बनेगा। चलो, अब आगे आते हैं। ये वाली भी क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर दी है, जो वरुण ने पूछी थी। अब आ जाओ अमोनिया पे। अमोनिया आ जाओ भाई, मेरे भाई, अमोनिया पर आ जाओ। देखो, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अमोनिया के साथ, अभी स्पंदन को भी बताया था कि अमोनिया के साथ अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि Cr2O7, और उसको आप हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस आपको निकाल देनी है। तो फिर अगर अमोनिया के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो फिर क्या करना है, उसका भी बता देता हूँ भाई, उसका क्या इलाज है। अगर अमोनिया के साथ कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जैसे कि क्लोरीन, तब आपको अमोनिया गैस निकाल देनी है। बात समझ में आ रही है भाई। जैसे कि NH4, जैसे कि NH4Cl, अमोनिया गैस निकाल दोगे, वरुण जानता होगा। जैसे कि अमोनियम सल्फेट, NH4SO4, अमोनिया गैस निकाल दोगे, सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग है ना। जैसे कि अमोनियम सल्फाइड, NH4S, हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल, अमोनिया गैस निकाल दोगे। मतलब अमोनिया गैस निकाल दो, जो चीज बचे वो लिख दो। आप कह दोगे सर ये कैसे बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ नहीं बनाया भाई, ये देखो, NH4Cl के अंदर से अमोनिया निकाल दिया, क्या बचा HCl। अब भाई HCl और NaOH रिएक्शन कर जाएंगे, ये बेस है ये एसिड है, तो क्या बन जाएगा NaCl और वाटर। तो रिएक्शन क्या होगी, अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर, है ना। एच NH4Cl जो होगा होता है, उसको जब पानी में घोला जाता है तो क्या देगा, NH4+ देगा, Cl- देगा। NH4+ क्या क्या दे सकता है, NH3 दे सकता है, और H+ दे सकता है। RH+ OH- से रिएक्शन कर लेगा बेस के, H2 बन जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो आप। चलो जी, अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO3, अमोनियम नाइट्राइट, NH4M3, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये भी क्या बना लेता है, अमोनिया। अमोनियम नाइट नाइट्रेट, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये भी क्या बना लेता है, अमोनिया। तो ये सारे ही अमोनिया बनाते हैं। और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के अंदर जो आपको दिया है वो ये वाली दी है, जो सेकंड वाली है। सेकंड वाला जो ये है ना, अमोनियम कार्बोनेट, ये ज्यादा दिया है, अमोनियम कार्बोनेट। तो सेकंड रिएक्शन है अमोनियम सॉल्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी इसकी बात चल रही थी भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो निकलती है नाइट्रोजन गैस। अब देखो भाई स्पंदन, सारे पे नजर मारो, स्पंदन नजर मारो। अमोनियम 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 कार्बोनेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीन नॉन ऑक्सीडाइजिंग, सल्फर नॉन ऑक्सीडाइजिंग, साइनाइड नॉन ऑक्सीडाइजिंग, सब में निकाल दी अमोनिया गैस। और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट लिख दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, H2CO3 जो एग्जिस्ट करता है वाटर प्लस CO2 में। यहाँ क्या बचेगा HCl, यहाँ क्या बचेगा H2S, यहाँ क्या बचेगा HCl। देख लो भाई स्पंदन, चाहे देख लो, सारी रिएक्शन क्लियर है। हाँ, चलो। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर जो इक्वेशन दी है और वाली, मैं उसको भी बता देता हूँ। मैं देखता हूँ पहले वो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ये वाली, ये भी देख लो, सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, फास्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, अमोनिया निकाल दिया, अमोनिया निकाल दिया। बाकी बचा H2SO4 लिख दिया, बाकी बचा H3PO4 लिख दिया, जो कि टूट के HPO3 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हैं, नहीं सुनो तो सही मेरे भाई, हीट कर रहे हैं ना इसको। H2SO4 भी तो ऑक्सी एसिड है ना, गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको ऑक्सी एसिड की हीटिंग पढ़ाई थी, तो उसमें क्या बताया था, H2SO4 की हीटिंग क्या है, गर्म करो, एक पानी निकाल दो, पानी निकाला,
क्या लिख दिया, SO3। इसी तरीके से ऑक्सी एसिड की हीटिंग भूल गए, H3PO4 लो। ऑक्सी एसिड की हीटिंग में क्या निकालते हैं, पानी निकाल दो, H2O, क्या बचा, HPO3। अरे ऑक्सी एसिड की हीटिंग भूल गए क्या, ऑक्सी एसिड की हीटिंग, ऑक्सी एसिड की हीटिंग में क्या निकालते हैं अपने को, क्या अपने को तो पानी निकालना है, अक्षय कुमार की फिल्म बिग बॉस में से बताया था, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है। ऑक्सी एसिड की जब भी आप हीटिंग कराओगे तो पानी निकाल देना है। अब आप बोलोगे सर HNO3 की हीटिंग कराओगे तो क्या होगा भाई, HNO3 भी ऑक्सी एसिड है, अरे इसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, कितने पानी निकाल सकें, तो दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दो की मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे यहाँ पे तो वाटर निकालो, N2O5। बस तो यार ये तो समझाया था मैंने तुम्हें, भूल कैसे गए। सही है स्पंदन, ऑक्सी एसिड की जब भी हीटिंग करते तो पानी निकाल दो उसमें से, बस वो कर रखा है मैंने यहाँ पे। चलो, अब दूसरी चीज एनसीईआरटी में आपको एक चीज दी है वो और बता देता हूँ यार, कुछ नहीं है, बस पीछे वाली जो रिएक्शन थी उसमें एक्स्ट्रा, उसमें अमोनियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन तो दी एनसीईआरटी में ये, लेकिन उन्होंने अमोनियम कार्बोनेट को बनाने का तरीका भी दिया कि अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनता है। यूरिया को पानी में घोल दो, NH2CO NH2, सॉरी NH4 लिख दिया मैंने, NH2CO NH2। यूरिया को जब पानी में घोला जाता है वाटर के अंदर तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ना, फिर ये फर्दर हीट करके इसमें जाता है, ये याद रखना आप कि यूरिया को जब पानी में घोलते हैं, यूरिया को जब पानी में घोला जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, फिर फर्दर हीट करने पर अमोनिया गैस निकाल दो और बाकी बचा चीज लिख दो। हैबर प्रोसेस तो सब जानती ही है ना, कुछ मेथड इसमें एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, तो जैसे कि अब हम इसमें क्या बताऊं, इसमें एक मेथड इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, कोई बात नहीं। इसमें ये है कि आप सब जानते हैं जब जिंक और एल्यूमिनियम की रिएक्शन सिर्फ NaOH से किया जाता है, हाइड्रोजन में भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, और टाइप ऑफ रिएक्शन में भी पढ़ी थी कि हाइड्रोजन गैस जो, सॉरी वो मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है या फिर सोडियम जिंकेट मिल जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर इनकी रिएक्शन NaOH से की जा रही है, ठीक। लेकिन जब इन इनमें साथ में ये भी डाल दिया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट, अच्छा हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, सब जानते हैं। अगर मैंने बताया भी होगा, अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, जिंक की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जो वरुण ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर कितने का रेशियो होता है हाइड्रोजन का, है ना, फिर हम उसमें थोड़ा सा अटक गए थे, फिर हमने प्रूफ करा था वो बोर्ड में क्लास में, याद आया होगा। लेकिन अगर आप इसमें साथ में नाइट्रेट या नाइट्राइट भी डाल दें तो वो क्या करते हैं, नाइट्रेट यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको साथ लेकर कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया गैस के अंदर। हालांकि ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी है, हम तो कुछ चीज उसमें एक्स्ट्रा भी है नाइट्रोजन से, नीचे लिखा भी है देखो, नीचे लिखा भी है भाई, जिंक प्लस NaOH हाइड्रोजन सोडियम जिंकेट वाटर, Al प्लस NaOH हाइड्रोजन सोडियम एल्यूमिनेट वाटर। लेकिन इसमें नाइट्रेट डाल दो तो नाइट्रेट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नीचे वाली रिएक्शन तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, हाइड्रोलिसिस है, दुनिया भर का दिमाग खपाया इसमें, वरुण के तो क्लियर होगा, स्पंदन को बता देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो देखो हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, बहुत आसान है, +3 - 3, हाँ जी, वाटर कैसे लिखेंगे, HOH, +H -H कुछ नहीं, प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस प्लस NH3, बोलो स्पंदन, हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। वरुण, जो सेकंड वाली रिएक्शन है एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी है ना इसमें, तो मैंने एक्स्ट्रा भी दे रखी है, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है। अच्छा एनसीईआरटी के अंदर एक प्रोसेस और दिया है, बताना ये क्लियर है कि नहीं, एनसीईआरटी में शायद देखो, अरे एन, हाँ तो ये इसको मिला दो,
इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा Na2ZnOH का होल 4। वो एक ही बात है। या तो आप लिखो सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिखो Na2ZnOH का होल 4, जो कि नीचे लिखा है सोडियम जिंकेट डॉट वाटर। एक ही बात ही तो है ये दोनों एक ही बात है। उन्होंने ये बताया, समझाया है इसने कि ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख लो। देखो यहाँ पे है नहीं सोडियम जिंकेट डॉट वाटर, इसको अलग करके क्या लिख दिया मैंने, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तुम आपकी इच्छा है। नेक्स्ट मेथड जो एनसीईआरटी में है सबसे इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस। मुझे नहीं लगता कुछ में कुछ समझाने की जरूरत है। N2+H2, आयरन लेते हैं कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम लेते हैं प्रमोटर्स, रिएक्शन होती है अमोनिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे की जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल, पता होगा आपको, है ना। और इसके अंदर थोड़ी इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटी एब्जॉर्ब बाय इट, जैसे कि एल्यूमिनिया L2O3, है ना, और चैम्बर में K2O ले लेते हैं। हालांकि ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए हैबर प्रोसेस, है ना। लेकिन आप ये भी पता रखेंगे कि जहां पर आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रोमोटर्स लेते हैं वहां पर साथ में K2O और L2O3 का भी मिक्सचर लिया जाता है, ठीक है ना। तो K2O क्या होता है, इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये दोनों चीजें जो है, ये K2O और L2O3 है, ये कंटेनर के अंदर रखी जाती हैं और ये इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जो अमोनिया गैस के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं। और अगर एनसीईआरटी के अंदर आप डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर अमोनिया का जो थोड़ा सिंपल डायग्राम है, मतलब एक स्केच है, वो बना हुआ है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है N2+H2, आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर्स, अमोनिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, K2NO2O3 यूज्ड फॉर इम्प्योरिटीज। हाँ भाई बताओ। चलो प्रॉपर्टीज देखो अमोनिया की। अमोनिया की प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, बेसिक इन नेचर, थोड़ी स्मेल होती है अमोनिया के अंदर, है ना, बेसिक होती है, कलरलेस होती है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि भैया बेसिक नेचर है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, सब जानते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसको, बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना है। अमोनिया गैस को आइडेंटिफाई करना देखो कितना आसान है। आप क्या करो, अमोनिया को, हाँ अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Na8 से करा दो। किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, भाई अगर मैं NH4Cl लूं, उसकी रिएक्शन Na8 से करा दो, तो इसकी रिएक्शन पढ़ी तो थी अभी मैंने। तो क्या होगा, अमोनिया गैस बनेगी, स्टार्टिंग की रिएक्शन नहीं पड़ी है वाली अमोनिया गैस। इसको हीट करो, हाँ तब भी बन जाएगी, ये भी बात सही है। NH4Cl ले लो और क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर, मर्जी है कैसी करा लो। तो जैसी अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, उसकी रिएक्शन किससे करा दो, HCl से करा दो। तो जैसे ही HCl से कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनियम क्लोराइड का। और अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, मतलब व्हाइट फ्यूम्स होते हैं अमोनियम क्लोराइड के, तो व्हाइट फ्यूम्स आपको निकलते दिखाई देंगे। क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा अपने स्कूल के अंदर ही। हाँ डेंस व्हाइट ब्लू, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट रिएक्शन नेस्लर रिएजेंट की है, ये एनसीईआरटी के अंदर ये भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें लिखा है। देखो नेस्लर रिएजेंट ये होता है, पहले आपको पहचानो, K2HgI4 और KOH, ये होता है नेशनल रिएजेंट। अच्छा ये दोनों टेस्ट हैं, पहला टेस्ट तो ये हो गया अमोनिया को पहचानने का, दूसरा टेस्ट नेशनल रिएजेंट की हेल्प से। तो नेशनल रिएजेंट होता है K2HgI4 प्लस KOH, इसकी अगर अमोनियम किसके सॉल्ट से किसी रिएक्शन कराते हैं तो ब्राउन पीपीटी बन जाता है ये वाला, HGO.HgNH2I2, है ना। तो जो नेशनल रिएजेंट का K2HgI4 है कैसे टूटता है, ये टूटता है K+HgI4-2, और ये फर्दर ब्रेक होता है Hg+2 और I- में, ठीक है। तो होता क्या है, ये दोनों साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है ब्राउन पीपीटी।
तो अगर आपने नेस्ले रिएजेंट को किसी ऐसे सॉल्ट के अंदर डाल दिया जो गर्म करने पर अमोनिया गैस दे रहा है, तो होगा क्या, वहां पे आपको ब्राउन पीपीटी मिल जाएगा ये वाला इस कंपाउंड का। किस कंपाउंड का? HgO प्लस HgNH2I2। तो मैं तुरंत पहचान लूंगा कि यहाँ से अमोनिया गैस निकली है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। इसे सेकंड में इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है नेशनल रीजन। तो जो चीज एनसीईआरटी के अंदर नहीं है तो उसको आप कम इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये है ना। तो ये पहले पढ़ाया था मैंने, तो जो है तभी का लिखा हुआ है, हालांकि मैं अब नहीं बताता इसको। चलो। हाँ भाई, तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, जैसे थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझ लो। यहाँ से Hg+2I- बन रहा था, तो उसको अमोनिया गैस अप्रोच करेगी, अमोनिया गैस अपने लोन पर Hg+2 को देगी, जिससे क्या बन जाएगा, HgNH2+। एक H यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, HgNH2+, और I- पीछे का I-, यानी कि क्या बन रहा है, HgNH2I। ठीक। और ये Hg+2 क्या करेगा, Hg+2 क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो बेस प्रेजेंट है OH-, उससे क्या करेगा, यहाँ भी लोन पेयर है तो ये भी खींच लेगा इससे, और यहाँ से H निकल जाएगा, तो मतलब HgO का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होगा। ठीक है ना। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़े भी ना तो काम चल जाएगा। एक ये वाली जो अगली वाली है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो डी वाला है, जो थर्ड पार्ट है ना टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो थर्ड, डी ब्लॉक मेटल आयंस आर आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई अमोनिया। अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट्स लिया, उसको अमोनिया में घोला, तो अमोनिया अल्टीमेटली है क्या, अमोनिया तो पानी में घोलने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। आप सबको पता है कि अमोनिया को जैसे ही पानी में घोला जाता है, अमोनिया को पानी में घोलो H2O में, तो तुरंत वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन में। याद रखना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन किस किस में ब्रेक होगा, आप सब जानते हैं, NH4+1 में और OH-1 में, है ना। तो देखो जो कंपाउंड बन रहा है, अब अमोनिया क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप सब जानते हैं Ammonium+1 का है, एन ओ एच एन NH4+1 का, OH-1 का। तो OH-, जो अमोनिया से जो OH- आयन मिलेगा पानी में घुलने पर, वो मेटल के साथ कंबाइन होकर बना लेगा MOHX। और MOHX ये क्या होते हैं, जनरली प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाएगा। तो प्रेसिपिटेट बनकर जैसे ही नीचे बैठेगा, तो होगा क्या, प्रेसिपिटेट बनके जैसे ही नीचे बैठेगा तो होगा क्या, अगर मैं इसमें डी, दो केस हैं, अगर मैं इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट डाल दूं, या फिर इसमें पी ब्लॉक का एलिमेंट डाल दूं, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट डालने पर, डी ब्लॉक का एलिमेंट फर्दर, मतलब फर्दर हमने डी ब्लॉक कर लिया था, और फिर से हम डी ब्लॉक का इसमें मिला दें, जो ये इनसोल्यूबल सॉल्ट बना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जनरली इनसोल्यूबल ही होते हैं, हाइड्रोक्साइड हमारे जनरली इनसोल्यूबल ही होते हैं डी ब्लॉक के साथ जितने भी होते हैं। अब इसमें फर्दर वही मेटल में दोबारा मिलाऊं, तो वो क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, और अगर पी ब्लॉक का मिलाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। ये कैसे याद रखेंगे आप, ये ऐसे याद रखेंगे कि अमोनिया जो है, अमोनिया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, अमोनिया के पास बेस है। तो अमोनिया नाइट्रोजन वाले जितने भी होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। और यहाँ डी है और पी वाई है। डी जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं किस में लेते हैं जी, डी के अंदर लेते हैं अपनी, वैकेंट डी में लेते हैं। और पी वाले जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो किस में इलेक्ट्रॉन लेंगे जी, पी में लेंगे। यानी कि जब अगर हम पी ब्लॉक का एलिमेंट लें फर्दर, तो पी में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अमोनिया का, पी में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अमोनिया का, पी वालों में जो वो जाएगा एनपी में, अमोनिया से जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो जाएगा इनके एनपी में, और डी वालों में जाएगा वो जाएगा N-1 डी में।
ठीक है नहीं, मतलब फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये डी वाली, क्योंकि N-1 में जाना है लोन पेयर जो कि न्यूक्लियस के पास है। तो जिस वजह से डी ब्लॉक के स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह काम करते हैं और ये वीक लुइस एसिड की तरह काम करते हैं। और अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है। तो मैंने आपको बताया भी था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन करेगा, वीक वीक के साथ रिएक्शन करेगा। इस वजह से अमोनिया डी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। इस तरीके से हम इसको पहचान लेते हैं। और अमोनिया जैसे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है तो एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है ना। तो उस कलर को पहचान कर हम पहचान लेते हैं कि भाई इसके अंदर आपने अमोनिया गैस ली होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो जरा। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल है, अच्छा इतना तो सब जानते होंगे कि कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। मेरे हिसाब से इतना तो आपको पता होगा कि कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कॉपर जो होता है, अरे कॉपर +2 ब्लू कलर का होता है, कॉपर +2 रेड। हाँ कॉपर आयन ब्लू कलर का ही तो होते हैं यार, कॉपर सल्फेट। तो वो तो रेड इज ब्राउन तो आयरन होता है। अरे आयरन मतलब ब्राउन कलर जो तुम बता रहे हो ना, रेड इज ब्राउन, वो तो Fe का होता है ना। हाँ Fe+3 का तीन ग्रीन होता है, लेकिन Fe+2 का है ना। तो इसमें ये मैंने आपको बताया भी था, कहाँ बताया था, चलो नहीं बताया था तो बता दूंगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ थोड़ी सी काम की। काम की ये है, जो डी होंगे ना, डी डी कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि डी के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है और वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से लेंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा। पी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि पी अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन लेंगे लुईस बेस का, जिस वजह से वो फर्दर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आप ये भी याद रखना कि जो हाइड्रोक्साइड बनता है, ये वाला एमओएच का, ये हाइड्रोक्साइड बना है, ये इनसोल्यूबल होगा। कौन कौन से सोल्यूबल होंगे वो बता देता हूं। ये तो इनसोल्यूबल है, एरो नीचे लिखा, कौन कौन से सोल्यूबल होंगे। अगर यहां पर एम मेटल, मतलब एम जो है, अगर आपने अमोनियम लिया तो सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया सोल्यूबल है, जैसे कि अमोनिया का तो होता है। फर्स्ट है कि आपने जो भी एलिमेंट लिए हाइड्रोक्साइड, वो सारे सोल्यूबल हो जाएंगे। और एक याद रखना आपको, भारत सरकार, भारत +2 सरकार, SR+2 और Ca+2। तो अगर M इसमें से कुछ हुआ तो वो सब सोल्यूबल है, लेकिन M हम क्या लेके चल रहे हैं, हम तो डी ब्लॉक का लेके चल रहे हैं, तो मतलब वो इनसोल्यूबल होगा, इसलिए मैंने एरो नीचे की तरफ बनाया है। हाँ भाई स्पंदन क्लियर है। हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन कौन सोल्यूबल होंगे, अमोनियम वाले, फर्स्टे वाले और भारत सरकार वाले। वरुण को याद आया होगा थोड़ा सा, वरुण को पढ़ाया था मैंने थोड़ा सा ये। हाँ चलो, अब देखो एनसीईआरटी में रिएक्शन क्या दी है। अब एनसीईआरटी की रिएक्शन देख लेते हैं। मुझे मैं रिएक्शन लिखूंगा, आप आंसर। कल के टेस्ट में, कल के टेस्ट में तो उन डाउट को ग्रुप में भेजो, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर ग्रुप में भेज देना, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। हाँ तो भाई मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, बताना भाई। Ag+ डी ब्लॉक का, F ब्लॉक का या S ब्लॉक का। डी ब्लॉक का, हाँ भाई स्पंदन किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। ठीक। एस हैं, हाँ हाँ, इसकी रिएक्शन कराई मैंने अमोनिया से।
तो अमोनिया किस फॉर्म में, बिल्कुल देखते रहना, बिल्कुल रटने की कुछ जरूरत नहीं। अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर एक्वस फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोलो हाँ ना। ठीक। अब यहां पर बन जाएगा हमारा AgOH बनेगा क्या? सोल्यूबल होगा इनसोल्यूबल होगा? इनसोल्यूबल, एरो नीचे लगा दिया। सोल्यूबल कौन कौन से होंगे? अमोनियम फर्स्ट भारत सरकार। चलो, अब क्या करते हैं इसमें? अब इसके अंदर मैंने डाल दिया, फर्दर मैं इसके अंदर मैं मिक्स कर रहा हूं अमोनिया, फिर से अमोनिया कर रहा हूं। ठीक। अब अमोनिया फिर से रिएक्शन कर रही है, तो अमोनिया के पास NH3 के पास लोन पेयर है, हाँ जी लोन पेयर है। यहाँ Ag प्लस फॉर्म में है, Ag माइनस वन फॉर्म में। तो क्या अमोनिया Ag प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखेगी नहीं रखेगी? हाँ रखेगी, क्योंकि Ag क्या है, डी ब्लॉक का, और अमोनिया लोन पेयर लेके आ रही है, और Ag लोन पेयर कहां लेगा? N-1D में। ठीक। अगर यही AgOH पी ब्लॉक का बनता, जैसे कि मैं आगे फर्दर एग्जांपल दूंगा, तो मुझे पहले बताओ कॉम्प्लेक्स बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ ना बोलो। नहीं बनेगा वरुण। अरे बने, अरे भाई बनेगा यार। अरे मैंने यही तो समझाया आपको, अगर डी लोन पेयर डी वाले में जा रहे हैं तो ले लेगा, और लोन पेयर टी वाले में जाएंगे तो नहीं लेगा। नहीं लेगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एजी में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बस इतना ही तो बताया मैंने। स्पंदन कहाँ पे घूम गई? तो मतलब यहां पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स आप सीधा सीधा लिखोगे AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस वन, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। आप जानते हो Ag+1 में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अगर आपने मुझसे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ ये मैंने क्या, मैंने एक, आपने पढ़ा नहीं ना मेरे से कोऑर्डिनेशन चैप्टर। तुम कह रहे थे हमारा सारा क्लियर है, मैंने उनको याद कराया था कि कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखनी है, और जनरली वो ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जनरली ही होता है। +2 में उसका +4, +3 में +6, जनरली ये होता है। बस आप ये रूल याद करो, मतलब जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसका दोगुना आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखना है। तो Ag की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो NH3 आपको दो जोड़ने हैं। ये ट्रिक होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है भाई। अब स्पंदन क्या आएगा सर, बेवकूफ बनाने की ज्यादा कोशिश मत करो। अरे बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, देखो अगर मैं ले रहा हूं Pb+2, आपने इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया से, क्या बन गया जी? ये बन गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में PbOH का उल्टा बन जाएगा। सोल्यूबल इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल, चलो ठीक है ना। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि पी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड होते हैं जनरली व्हाइट कलर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं व्हाइट कलर के? तो पी ब्लॉक के, एक D10 वाले, वो सब व्हाइट कलर के होते हैं। D10 वाले और D0, ये तीन कंपाउंड सारे व्हाइट कलर के होते हैं। जो पी ब्लॉक का हो, जो D10 कन्फिग्रेशन रखता हो, और जो D0 कन्फिग्रेशन रखता हो, सबका कलर व्हाइट होता है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक्साइड स्टेट में जाकर वापस आने की टेंडेंसी नहीं है, तो कलर दिखाने की टेंडेंसी नहीं होगी। स्पंदन बोलो भाई। अब बताओ नेक्स्ट फिर से अमोनिया रिएक्शन करेगी, तो अमोनिया जैसे ही लेड के पास जाएगी तो पूछेगी लेड बता दो डी ब्लॉक का है? लेड मना करेगा नहीं मैं तो पी ब्लॉक का हूं। तो बताओ कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ डी ब्लॉक के साथ बनता है मेरे भाई। तो ये रिएक्शन नहीं, मतलब आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, व्हाइट कलर आके आराम से यहीं पे रुक जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैंने कॉपर लिया, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में भाई स्पंदन बताएगा, इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया से, बताओ पहले क्या बनाऊं मैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड, बोलो सोल्यूबल इनसोल्यूबल? कलर बताओ इसका। ब्लू है यार, कॉपर कर दो। अब अमोनिया लोन पेयर लेकर आ रहा है, बोलो कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं? हाँ ना बोलो। नहीं बनेगा, तुम बताओ।
अरे यार फिर तुम भूल गए, कॉपर किस ब्लॉक का है? अरे कॉपर किस ब्लॉक का, कॉपर किस ब्लॉक का है स्पंदन? अरे कॉपर से कहाँ शुरू होता है, स्कैंडियम से शुरू होता है। अरे स्पंदन, सही है। बताओ स्पंदन कॉपर की, स्पंदन बोलेगा भाई, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हैं? कॉपर की तो कितनी, तो कॉपर से कितने NH3 जोड़ू? बस तो काम खत्म, पैसा हजम। CuNH3 का होल 4 और +2 बन गया भाई कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर आ जाएगा। तुरंत पहचान लो कि अमोनिया गैस ली थी मैंने। अमोनिया गैस का टेस्ट हो गया। अरे सही है भाई। वरुण वही पेज समझा रहा हूँ जहां पे आके हमने रोक दिया था, टाइप ऑफ रिएक्शन आयन एक्सचेंज वाला, जहां तुम कह रहे थे सर इसे कब पढ़ाओगे, वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है वरुण। अब देखो एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर नहीं, आप एडवांस फॉर्म में आ जाओ। बताओ भाई, पहले बताओ क्या बनेगा, देखते हैं कौन बताएगा। क्या बनेगा? होल 5? वाह। अच्छा। अच्छा हाँ भाई, स्पंदन सही है। सोल्यूबल इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल, चलो जी। आगे आओ। अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, हाँ ना बोलो। नहीं बनेगा। तुम बोलो भाई, स्पंदन। स्पंदन बोलो। अब तुम्हारी दही काटूंगा एक की। कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं? बन जाएगा। वरुण तो कह रहा नहीं बनेगा, वरुण वरुण से बातचीत करो। हाँ बोलो। हाँ सारे बनाते हैं। ब्लॉक के सब बनाएंगे। मैंने तो एक्सेप्शन बोला ही नहीं यार। अरे वो कलर बताया था मेरे भाई, कि D10 और 0 वाला उनका व्हाइट कलर होता है। बाकी सब बना देंगे, और उनका कलर याद करने का अलग तरीका है। अरे भाई, तो भाई मैंने बताया तो था, लेड जो लोन पेयर लेगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में लेगा, और जो वो डी वाले लेते हैं वो N-1 D इनर के डी में लेते हैं। तो ये जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसलिए इजी होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाता क्योंकि आउटर मोस्ट में लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं। यही तो चीज मैं तुम्हें समझा रहा था। एक्सेप्ट। हाँ तो बताओ क्या। हाँ भाई, स्पंदन बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम बोलाओ। बता दो भाई। ठीक। भाई कोई दिक्कत तो नहीं स्पंदन? बस ये ऐसे ऐसे बने यहीं पे। यही चीज मैंने किसी एक जमाने में मैं वरुण को समझा रहा था जब कोचिंग खुले हुए थे। हालांकि तब हमने इस चीज को रोक दिया था, मुझे उम्मीद है कि वरुण के समझ आ गई होगी। सही है भाई वरुण। वरुण सेठ। वरुण सेठ सही है। हाँ ये हुई ना बात। तो ये हमारी इसमें कुछ रिएक्शंस थी। तो ये हमारा क्लियर हो गया, मतलब अमोनिया खत्म हो गया। ठीक है भाई। फर्दर हम यहीं से शुरू करेंगे और कल लगभग खत्म हो जाएगा ये नाइट्रोजन फैमिली। और बाकी जो डाउट हो ना ग्रुप में शेयर कर दो, मैं डिस्कस कर दूंगा।
यार अभी तो नहीं खुला होगा यार, तुमने पता नहीं क्यों नहीं दिया यार। वैसे ही देख लो बस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब देख लो, वैसे ही देख लो, अब नहीं खुल पाएगा वो। अब तो वैसे ही देख लो। ठीक है ठीक है, हाँ भाई, वरुण वरुण भेज देना ग्रुप में क्वेश्चन सारे। ठीक।